हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राई द पीकॉक की सेकेंड वॉल्यूम में। आशा करती हूँ कि आपने इसकी फ़र्स्ट वॉल्यूम को रीड कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको इस नॉवल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस नॉवल के 3 पार्ट हैं और हम यहाँ पर उन्हीं में से इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए चलते इसके फर्स्ट पार्ट पर। इस नॉवल के 3 पार्ट हैं और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो थर्ड पर्सन में लिखा गया है, यानी इसमें माया के लिए शी वर्ड का यूज़ किया गया है। दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द डेथ ऑफ टोटो एंड इट्स इफेक्ट ऑन मायाज माइंड। यह पार्ट पूरी तरह से माया के पेट डॉग टोटो की मृत्यु पर और उसकी मृत्यु का माया के माइंड पर क्या प्रभाव पड़ा है इस पर बना हुआ है। द नॉवल ओपन्स विद ऑल डे द बॉडी ले रोटिंग इन द सन। इस नॉवल की फर्स्ट लाइन है ऑल डे द बॉडी ले रोटिंग इन द सन, यानी पूरा दिन उस डॉग का शरीर धूप में पड़ा सड़ता रहा। माया वॉज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग ऑन द डेथ ऑफ हर पेट डॉग टोटो। माया लगातार अपने पेट डॉग टोटो की मृत्यु पर रोए जा रही थी। गौतमा टेलीफोन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट टू सेंड द स्कैवेंजिंग ट्रक टू टेक द कॉप्स अवे। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। गौतम ने पीडब्ल्यूडी में फ़ोन किया और उन्हें स्कैवेंजिंग ट्रक को भेजने के लिए कहा ताकि वो उस मृत डॉग टोटो की बॉडी को ले जा सकें। ही सेड टू माया, उसने माया से कहा इट इज़ ऑल ओवर, सब काम हो चुका है। कम एंड ड्रिंक योर टी एंड स्टॉप क्राइंग, यू मस्ट नॉट क्राई। आओ और आकर अपनी चाय पी लो, रोना बंद करो, अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इसी बीच एक एडवोकेट गौतम से मिलने आ जाता है। वो अचानक माया को रोते हुए और गौतम माया को रोते हुए छोड़कर अचानक वहाँ से चला जाता है। माया वो सो ग्रीफ स्ट्रिकन, माया इतनी ज़्यादा दुख से पीड़ित थी दैट शी इवन डिडंट नोटिस दैट द स्कैवेंजर्स ट्रक हैड टेकन द कॉप्स अवे, कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि स्कैवेंजर्स का ट्रक आया है और उसके पेट डॉग, प्रिय डॉग टोटो की बॉडी को उठाकर ले गया है। दोस्तों, यहाँ मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हैं और क्योंकि हमारा लक्ष्य 290 प्लस मार्क्स का है तो यहाँ पे मैं एक भी महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ नहीं रही हूँ। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इसमें मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए ये पीडीएफ लंबी हो गई है थोड़ी सी और ये 3 पार्ट में ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें 7 चैप्टर्स हैं और ये सबसे लंबा पार्ट है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो हैं इसके काफ़ी छोटे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो गया और जो इसका सेकेंड पार्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। दोस्तों, यह पार्ट फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यानी इसमें माया के लिए आई वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ये चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर पर। द डेथ ऑफ हर पेट डॉग सिम्बोलाइजेज द प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन माइंड। माया के लिए उसके पेट डॉग टोटो की मृत्यु मनुष्य जीवन में मृत्यु का प्रतीक है, यानी हालांकि माया के पेट डॉग की मृत्यु हुई है लेकिन उसे लगता है कि कोई मनुष्य ही उसके जीवन से चला गया है। जब गौतम आता है और उसके बालों को टच करता है, वो गौतम के प्रति बहुत ही विनम्रता और सॉफ्टनेस से भर जाती है। उसे लगता है कि गौतम ही उसका गार्जियन है, गौतम ही उसका प्रोटेक्टर यानी रक्षक है और ऐसा उसे इसलिए लगता है क्योंकि गौतम ही वह व्यक्ति है जिसने उसके पेट डॉग टोटो को दफनाते हुए देखा है। गौतमा आस्क्ड हर, गौतम उससे पूछता है व्हाट इज़ देयर इन द एंशिएंट राइट्स ऑफ क्रीमेशन दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। जब गौतम देखता है कि माया किसी भी तरह से चुप नहीं हो रही है तो वह उससे पूछता है कि किसी का अंतिम संस्कार करने के बाद उसे याद करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी कौन सी बात है कि उसका अंतिम संस्कार होने के बाद भी तुम्हें इतना रोने की ज़रूरत है। अ वेल्दी जमींदार माइट इंट्रोड्यूस नोवेल्टीज इन हिज हाउस टू इम्प्रेस फैशनेबल मोटर कार, बट ही विल नॉट डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशन व्हेन इट कम्स टू बर्थ, मैरिज और डेथ। वो कहता है कि कोई जमींदार कितना ही धनवान क्यों ना हो जाए, हो सकता है कि वह अपने घर को बहुत ही नई नई चीज़ों से सजा ले और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फैशनेबल महंगी मोटर कार भी लेकर आ जाए, लेकिन जब जन्म, शादी या फिर मृत्यु की बात आती है तो वह खुद को संस्कारों से अलग नहीं कर पाता।
And why? Because he knows, and even the worst fool will accept the truth by sheer force of persistence, that the only thing that continues to live is tradition. और वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह जानता है, और बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इस सत्य को एक्सेप्ट करेगा, और वह भी पूरी दृढ़ता के साथ, कि जो चीज़ अंत तक चलने वाली है वह केवल परंपरा है। वह इसके साथ ही यह भी एक्सप्लेन करता है कि गीता डज नॉट प्रीच इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेडिशन। गीता कभी भी परंपरा में बंधने का उपदेश नहीं देती है, बल्कि इट प्रीचेज ऑफ डिटैचमेंट ऑन एवरी काउंट। गीता तो प्रत्येक परिस्थिति में डिटैचमेंट यानी अलगाव की शिक्षा देती है। जब गौतम बातों बातों में आत्मा के प्रस्थान को डिसअपियरेंस का नाम दे देता है, तो माया बहुत अधिक उदास हो जाती है, उसे बहुत धक्का पहुंचता है, क्योंकि उसके पेट डॉग टोटो की मृत्यु उसके जीवन में कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा आघात था। उनके विवाह को 4 वर्ष बीत चुके हैं। गौतम ने माया को समझाने की बड़ी कोशिश की कि जो यथार्थ और आदर्शवाद दोनों एक ही चीज़ होती है। प्रोफेसर रहमान ने गौतम को एक बुक भेंट की जिसका शीर्षक था एन एंथोलॉजी ऑफ पर्शियन कपलेट्स। जब गौतम अपने स्टडी रूम में गया तो माया तारों को देखने लगी, और माया तारों को देखते देखते अपने बचपन की यादों में खो जाती है, जब वह एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी आया के साथ मिलने गई थी। शी रिमेंबर्ड दैट हिज आइज वर पेल। उसे याद आता है कि एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर का चेहरा एकदम पीला था, उसकी आंखें बिल्कुल धुंधली थी, और देखने में वह एक रोगी प्रतीत होता था। मोर्बिडिटी का मतलब है इलनेस, सिकनेस, बीमारी। मोर्बिड वर्ड आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी कई बार पूछा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, इस शब्द का अर्थ आप याद रख लें। मोर्बिड का अर्थ है रोगी, और मोर्बिडिटी का मतलब है बीमारी। एज दो ही लिव्ड लाइक अ स्लगिश वाइट वोम। वह सफ़ेद कीड़े की तरह आलसी दिखाई देता था। माया गोट अफ्रेड। माया उसको देखकर डर जाती है, और वह अपनी आया का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेती है। एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर माया को पीने के लिए नींबू का शरबत देता है, और उसकी आया को चाय देता है, लेकिन वे दोनों ही इन्हें लेने से मना कर देती हैं। उसके बाद एल्बिनो माया का होरोस्कोप यानी उसकी जन्म पत्री देखता है और कहता है, नॉट ओनली हेयर बट इन योर होरोस्कोप ऑल्सो अनमिस्टेकेबली। केवल तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि तुम्हारी जन्म पत्रिका में भी ये लिखा हुआ है, और इसमें मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। आई वुड नॉट स्पीक ऑफ इट इफ़ आई सॉ इट ऑन योर फेस अलोन। और मैं यदि यह बात केवल तुम्हारे चेहरे पर देखता तो इसे कहता भी नहीं, लेकिन देखो अपने होरोस्कोप में, अपनी जन्म पत्रिका में देखो, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। एंड सो इट इज़ बेस्ट टू वॉर्न यू, प्रिपेयर यू। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं और तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर दूं। डेथ, मृत्यु, टू वन ऑफ यू व्हेन यू आर मैरिड। तुम दोनों में से किसी एक की जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। एन अर्ली वन यानी शादी कब होगी? तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी बाय अननेचुरल कॉजेज, और जो मृत्यु होगी वो अस्वाभाविक कारणों से होगी। ही कट शॉर्ट द आयाज हॉरिफाइड वेल। उसकी बातें सुनकर आया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, और वह आया को बीच में रोक कर कहता है, बी क्वाइट वुमन, हु स्पीक्स टू यू, यू ओल्ड इलिटरेट। वह आया को चिल्ला कर कहता है, चुप रहो औरत, तुमसे कौन बात कर रहा है, तुम अनपढ़ बूढ़ी औरत। यू बिलीव मी एनी हाउ वेदर आई लाई और स्पीक द ट्रूथ। चाहे तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, लेकिन इस बच्चे को मनाना ही होगा। शी मस्ट लिसन टू माई वार्निंग। उसे तो मेरी चेतावनी सुननी ही होगी। इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रिपेयर हर, माई ड्यूटी। और उसे तैयार करना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। वह चिल्लाता है, ऑयल, आई शैल फैच सम ऑयल। वह दिए को देखता है और दिए को देख कर चिल्लाता है, अरे इसमें तेल ख़त्म हो गया है, मैं कुछ तेल लेकर आता हूँ। एंड द आया स्क्रीम्ड। और आया चिल्लाती है, नो फूल, देयर इज़ ऑयल इनफ, टू मच ऑफ इट। और आया चिल्लाती है कि अरे मूर्ख, इसमें तेल की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो पहले ही इतना तेल है
कि इसने बत्ती को भी डुबो दिया है। माया चिल्लाती है, आई विल नेवर मैरी, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। और आया जोर से चिल्लाती है, गिव मी दैट होरोस्कोप यू हैव मेड लाइज, ऑल लाइज, गिव इट टू मी सो वी कैन लीव नाउ। आया चिल्लाकर एल्बिनो से कहती है कि मुझे वो जन्म पत्री दे दो, तुमने सब झूठ बताया है और मुझे जल्दी से जन्म पत्री दे दो ताकि हम यहाँ से चली जाएं। एल्बिनो रेज्ड हिज हैंड्स, रोल्ड हिज आइज एंड क्राइड। दोस्तों यहाँ रोल्ड की स्पेलिंग होगी ROLLED, आप इसे सही कर लेना। एल्बिनो अपने हाथ ऊपर उठाता है, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता है और चिल्लाता है, काम योरसेल्व्स, काम योरसेल्व्स, शांत रहो, शांत रहो। 4 years after your marriage, so the stars prophecy and the space between your eyes, the mark there supports this prophecy। वह चिल्ला कर एक बार फिर से कहता है कि विवाह के 4 साल के बाद, जैसा कि ये सितारे बता रहे हैं, और तुम्हारे माथे पर, तुम्हारी आंखों के बीच में जो स्पेस है, वह स्थान भी इस भविष्यवाणी को सपोर्ट करता है। आई हैव वॉन्ड यू, परफॉर्म्ड माई ड्यूटी, मैंने तुम्हें चेता कर अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। बी वेरी चाइल्ड, बी वेरी एंड फियर गॉड, बच्चे सावधान रहना और भगवान से डरना। वर्शिप हिम, भगवान की पूजा करो, और मेक सेक्रीफाइसेस, और उसको वस्तुएं भेंट करो, बलिदान करो। प्रे, भगवान से प्रार्थना करो। डू वी नॉट नो ऑल ऑफ अस हियर द स्टोरी ऑफ प्रहलाद, क्या हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं प्रहलाद की कहानी को नहीं जानते हैं? ओ हाउ कृष्णा सेव्ड हिम अगेन एंड अगेन काउंटलेस टाइम्स थ्रू लव एंड मर्सी, कि प्रेम और करुणा के द्वारा नंबरलेस टाइम्स यानी अनगिनत बार कृष्णा ने किस प्रकार बार बार प्रहलाद को बचाया है। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग प्रहलाद को किसने बचाया था। तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, जिसमें कृष्णा और विष्णु दोनों आपको मिलेंगे। तो आपको दोस्तों कृष्णा के ऊपर टिक करना है, विष्णु के ऊपर टिक नहीं करना है। हैव नॉट ऑल हर्ड ऑफ हाउ प्रहलाद वॉज फ्लंग फ्रॉम द माउंटेन टॉप एंड कृष्णा कॉट हिम इन हिज आर्म्स, क्या हम सब ने यह नहीं सुना है कि प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से फेंका गया था और कृष्णा ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया था। ऑफ हाउ ही वॉज फ्लंग इन टू अ फायर, और किस प्रकार उसे आग में फेंका गया था। आज के दिन माया सोचती है, 4 years इट वॉज नाउ, वी हैड बीन मैरिड 4 years, अब हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। आई न्यू द टाइम हैड कम, और मैं जानती हूँ कि समय आ गया है। इट वॉज नाउ टू बी इधर गौतमा और आई, अब या तो गौतम की बारी है या मेरी। इसके साथ ही दोस्तों फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आइए चलते हैं इसके सेकंड चैप्टर पर। गौतमा गेव माया अ वाइट कैट हुज आइज वर टोपाज एंड हेयर लाइक टसल्स ऑफ सिल्क, which looks like a Chinese Mandarin in a previous existence, because her sense of valuable and lovely things was of an unbelievable quality। जब गौतम देखता है कि माया अपने पेट डॉग टोटो की मृत्यु से उबर नहीं पा रही है, तो वह उसे एक बिल्ली भेंट कर देता है जिसकी आंखें टोपाज जैसी थी और उसके बाल सिल्क की टसल्स की तरह बहुत ही मुलायम थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह पिछले जन्म में चाइनीज़ मैंडेरिन रही होगी, क्योंकि कीमती और प्यारी वस्तुओं के प्रति जो उसका आकर्षण था उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, और आम बिल्लियां ऐसा नहीं करती थी। नाउ द सीज़न वॉज स्प्रिंग। अब दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इस नॉवल में कौन से सीज़न का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस नॉवल में स्प्रिंग सीज़न का उल्लेख किया गया है, और माया प्रतिदिन ब्रेन फीवर बर्ड की पुकार से उठती है। ब्रेन फीवर बर्ड हर रोज चिल्लाता था, हु आर यू, हु आर यू। माया काउंटेड द डव्स कू एज ओमेन्स ऑफ इल फॉर्चून एंड सेपरेशन। इसके साथ ही माया को डव की कूइंग यानी डव की आवाज़ें भी सुनने को मिलती थी। माया के लिए डव की आवाज़ें दुर्भाग्य और सेपरेशन का प्रतीक हैं, क्योंकि डव बार बार एक ही बात बोलता है, गो अवे, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। माया कॉल्ड द स्मॉल राउंड रेड इंसेक्ट्स वेलवेट बग्स। जब माया अपने बचपन में लाल कीड़ों को देखती थी तो वह उन्हें वेलवेट के कीड़े कहती थी। एक बार उसके पिता ने उसे सचमुच की रूबी दिखाई और उसे कहा कि यदि वह पार्टी अटेंड करने के जितनी बड़ी हो जाएगी और रोना बंद कर देगी तो यह रूबी उसकी हो जाएगी।
वन डे माया फाउंड हर फादर शाउटिंग एट अ मैन नेम्ड चार्लटन। एक दिन माया ने अपने पिता को चार्लटन नाम के व्यक्ति पर चिल्लाते हुए देखा और माया के फादर राय साहिब चार्लटन को कह रहे थे, आई डू नॉट विश टू सी यू एनीवेयर इन द सिटी अगेन। आई हैव ऑर्डर्ड योर रिमूवल एंड माई ओन फ्रेंड्स इन द पुलिस फोर्स विल सी टू इट। अटेम्प्ट अ रिटर्न एंड आई शैल हैव टू यू पुट इन प्रिजन। चार्लटन चार्लटन, I shall have you put in prison for life, you and that foolish woman together. Do you hear? राय साहब गुस्से में चार्लटन से कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा इस शहर में देखना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें बाहर भेजने के ऑर्डर दे दिए हैं और पुलिस फोर्स में जो मेरे खुद के मित्र हैं वे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। यदि तुमने वापस आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा। चार्लटन चार्लटन, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दूँगा और तुम्हें और उस मूर्ख औरत दोनों को। क्या तुम सुन रहे हो? फॉर माया हर फादर वॉज लाइक अ सिल्वर ओक विद हिज फाइन सिल्वर वाइट हेयर। माया के लिए उसके पिता सिल्वर ओक ट्री के समान थे क्योंकि उनके बालों का रंग सिल्वर वाइट था। ही वॉज अ साइन ऑफ वार्म हार्टेडनेस, ऑफ टेंडरनेस, रिमाइंड्स हर ऑलवेज ऑफ हिज ओपन लव फॉर हर। वह उसके लिए उदार और सॉफ्ट हृदय वाले थे और वह उसे याद दिलाते थे कि वह उसे कितना प्यार करते हैं। ओपन लव का मतलब है कि सबको पता चल जाता था कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। माया आस्क्ड हर फादर, माया ने अपने पिता से पूछा, हु वॉज दैट टॉकिंग टू यू जस्ट नाउ? वह कौन था जो आपसे अभी बात कर रहा था? और माया के पिता ने कहा, वाई डू यू आस्क? वट वुड इट मीन टू यू इफ़ आई टोल्ड यू ऑफ अ नोटी कलर कोरलाइन क्लाइंट? तुम क्यों पूछ रही हो और इससे तुम्हें क्या मतलब है कि यदि मैं तुम्हें कहूँ कि वह कोई बदमाश क्लर्क था या फिर कोई झूठ बोलने वाला क्लाइंट? इस पर माया ने कहा, आई वुड हिट हिम विद माई टेनिस रैकेट, कि मैं उसे अपने टेनिस रैकेट से मारूंगी। फादर, इट इज़ गेटिंग वार्म, टाइम फॉर अस टू रिट्रीट टू द हिल्स। वेयर शैल वी गो दिस ईयर? माया ऑलवेज रिप्लाइड, दार्जिलिंग। जब राय साहब ने देखा कि इस बात से माया चिंतित हो गई है तो उन्होंने टॉपिक को बदल दिया और उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ रही है और अब तो पहाड़ों पर जाने का समय आ गया है। इस साल हम कहाँ चलेंगे? और हमेशा की तरह माया ने जवाब दिया, दार्जिलिंग। प्रेजेंट डे, आज के दिन, माया ने जबकि अपने पिता से यह प्रॉमिस किया था कि वह कभी भी गौतम को गर्मियों में कहीं बाहर ले जाने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उसने गौतम से पूछ ही लिया, इफ़ ओनली वी कुड गो अवे फॉर द समर, क्या हम गर्मियों में कहीं जा सकते हैं? गौतम ने कहा, जहाँ भी तुम जाना चाहती हो वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर जाएंगे। गौतम और राय साहब दोनों दोस्त थे और गौतम अक्सर अपनी बाइसिकल पर उनसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलने जाता था। माया और गौतम की शादी भी राय साहब और गौतम की मित्रता पर ही टिकी हुई थी। माया एक्सप्लेन्स दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू साउथ टू सी द कथकली डांसेस। माया गौतम को बताती है कि वह साउथ जाकर कथकली डांसेस को देखना चाहती है, जहाँ पर सभी डांसर्स आदमी होते हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मास्क लगा रखे होते हैं, ड्रम बज रहे होते हैं और एक बहुत ही खास तरह का म्यूज़िक बजाया जाता है। गौतम ने कहा कि मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम इंतज़ार करो जब तक कि दिल्ली में कथकली डांस ट्रूप नहीं आ जाता। शायद सर्दी में आएगा और यह कम खर्चीला भी होगा। दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि गौतम की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वह राय साहब की तरह माया को पैम्पर नहीं कर सकता। हालांकि वह इसके लिए पूरी कोशिश करता है। वह दिन रात अपने केसेस में लगा रहता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और माया को हर खुशी प्रदान करे। वह माया को बहुत सी बातों के बारे में समझाता भी है, लेकिन माया है कि वह अपने ही विचारों में उलझी रहती है। एज अ चाइल्ड माया एंजॉयड लाइक ए प्रिंसेस। जब माया बच्ची थी तो उसका बचपन एक राजकुमारी के जैसा था और उसके फादर उसे अनेक कहानियाँ सुनाते थे, जैसे कि अरेबियन नाइट्स, राजकुमारों की, शाही रानियों की, गीदड़ की, टाइगर की और इंग्लिश की अच्छी अच्छी कहानियाँ, तथा इसके साथ ही वह आयरलैंड की परियों की कहानियाँ भी सुनाते थे। माया रिकॉल्स वाइफ ऑफ सप्रू इन अ डर्टी साड़ी वीपिंग इन फ्रंट ऑफ हर फादर। माया याद करती है कि एक बार सप्रू की वाइफ एक बहुत ही गंदी साड़ी पहनकर उसके पिता से
मिलने आई थी और वह रोते रोते राय साहब को कह रही थी, आई मस्ट लीव हिम राय साहब, आई कैन नॉट बियर इट, आई मस्ट लीव हिम इमीजिएटली, इफ़ ओनली आई कुड बाय अ रेलवे टिकट। राय साहब, मैं उसे छोड़ दूँगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मैं उसे इसी वक्त छोड़ दूँगी यदि मुझे एक रेलवे टिकट मिल जाए। माया सेड शी वॉज अ मेस, और उसे देखकर माया ने कहा कि कितनी गंदी औरत है। और राय साहब इस बात से प्रसन्न होते हैं कि माया ने अपने शाही शौक दिखाना शुरू किया है। प्रेजेंट डे, जबकि आज के दिन, माया ऑलवेज थिंक्स नो वन एल्स लव्स मी एज माई फादर डज। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण डायलॉग है। माया हमेशा यही सोचती है कि मुझे मेरे पिता से अधिक प्यार कोई नहीं कर सकता। गौतम की फैमिली में तो कोई भी प्यार के बारे में बात भी नहीं करता था। वो जो बातें करते थे वो वह सिर्फ संसद में किस बात पर डिस्कशन चला, सरकार में कौन से रिश्वत के और भ्रष्टाचार के केसेस सामने आए हैं, न्यूज़पेपर एडिटर्स एक्यूज्ड ऑफ लाइबल, उन न्यूज़पेपर एडिटर्स के बारे में जिन पर झूठी खबरें छापने के आरोप लगे हैं, और द ट्रायल्स दैट फॉलोड, और उन झूठे केसों में उनके ऊपर जो अदालतों में जो मुकदमे चले हैं उनके ऊपर, ट्रेड पैक्ट्स जो व्यापारिक समझौते हुए हैं विभिन्न देशों के बीच में उनके ऊपर, पहाड़ों के उस पार जो राजनीतिक संधियां हुई हैं उनके ऊपर, डिस्टेंट रिवॉल्यूशंस, अनेक विद्रोहों के बारे में, चावल की कमी के बारे में, और ग्रेन हार्वेस्ट, और यहाँ तक कि अनाज की फसलों के बारे में भी उनके घर में डिस्कशन होता था, लेकिन प्यार के बारे में कभी किसी के पास समय ही नहीं था। अब यहाँ माया की मदर इन लॉ के बारे में बात की गई है कि माया की जो मदर इन लॉ थी वो एक सोशल वर्कर थी, वो एक डिस्पेंसरी चलाती थी, वो एक क्रैच भी चलाती थी, और वह अंधों, निशक्तों और बेरोजगारों के लिए वर्कशॉप भी चलाती थी। उसकी आर्मपिट से हमेशा ही पसीने की बदबू आती थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चलती थी और बहुत मेहनत करती थी। और वह अक्सर माया से कहती थी कि गौतम ने बहुत समझदारी का काम किया कि माया उसने तुमसे शादी कर ली। गौतम की मदर यानी माया की सास के बहुत से बच्चे थे, जिनमें से कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे, और 2 बच्चे स्टूडेंट्स भी थे। गौतम उनमें सबसे बड़ा था, और गौतम के पिता एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे। एक बार वह अपनी जेल से भाग गए थे और वह दिन रात भागते रहे, और उन्हें लगता था कि यह एक नए युग का प्रारंभ है। ही वो स्मॉल एंड फ्रेल, वह जबकि दिखने में वह बहुत ही छोटे और कमज़ोर लगते थे, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनका यह कमज़ोर शरीर उनके बड़े से सर का बोझ नहीं उठा पाएगा। वह हमेशा सोचते थे कि जब भी उनके पास टाइम होगा वह एक किताब लिखेंगे, और यह उनका सपना था। माया रिकॉल्स हर फ्रेंड। अब माया धीरे धीरे अपने सभी परिचितों को याद कर रही है। सबसे पहले वह अपनी फ्रेंड लीला को याद करती है। वह अक्सर लीला से कहती थी, परहैप्स यू मेक मी थिंक ऑफ ओपियम लीला। लीला, तुम मुझे हमेशा अफीम की याद दिलाती हो। लीला कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनती थी। वह एक टीबी पेशेंट के प्यार में पड़ गई और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी के बाद वह एक सिंगल रूम में अपने हस्बैंड की देखभाल करती थी, जहाँ पे वो सारा दिन एक कोने में पड़ा रहता था। माया को कभी कभी ऐसा लगता था कि उसका पति एक जानवर है, एक खतरनाक और जंगली जानवर, जो अपने ही कारणों से उस घर में एक पेट बनकर पड़ा रहता है। हु एक्सेप्टेड द फूड एंड ड्रिंक शी अर्नड फॉर हिम, जो कि अपनी पत्नी के द्वारा बहुत ही मेहनत से कमाया गया खाने पीने का सामान एक्सेप्ट करता रहता है, खुद कुछ नहीं करता, एज हिज ड्यू, जैसा कि उसने अपनी पत्नी के लिए पहले बहुत कुछ कर दिया हो और उसके बदले में अब वह अपनी पत्नी से ऐसा करवा रहा है। इवन टीजिंग हर अबाउट हर पेरेंट्स हु हैड नॉट सीन हर, written to her or in any way communicated with her since the day of her elopement। और वह बार बार लीला को उसके माता पिता के बारे में ताने देता रहता था कि जब से लीला ने उसके साथ भागकर शादी की है उस दिन से उसके माता पिता ने ना तो उसको कभी देखा है, ना उसको कभी कोई पत्र लिखा है, और ना ही उससे किसी प्रकार का संबंध रखा है। जब माया लीला से मिलने उसके घर गई तो उसे पता चला कि लीला के हस्बैंड को अभी अभी एक और अटैक आ गया है। लीला ने कहा, इट वॉज ऑल रिटन इन माई फेट लॉन्ग अगो, और यह सब तो मेरे भाग्य में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। लीला
गर्ल्स कॉलेज में थोड़ी सी लड़कियों को पर्शियन लिटरेचर पढ़ाती थी। अब माया अपनी दूसरी मित्र पोम के बारे में सोचना शुरू कर देती है। पोम थोड़ी सी मोटी और प्यारी लड़की थी जो कभी भी बीमार नहीं पड़ती थी, जो कभी भी बहुत अधिक काम नहीं करती थी, जो कभी भी किसी से बुरा नहीं बोलती थी और वह अपने अपीयरेंस से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी। वह अक्सर पूछा करती थी, डू यू थिंक दिस सूट्स मी? क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि यह चीज़ मेरे पर जचती है? पोम वॉज टायर्ड ऑफ ग्रीन कलर। पोम हरे रंग से ऊब चुकी थी क्योंकि जब भी उसका पति कैलाश उसके लिए कोई साड़ी लेकर आता था तो यह हमेशा ही ग्रीन कलर की होती थी। हैड लस्ट फॉर न्यूनेस, उसे नई चीज़ों का चाव था। वॉन्टेड टू मूव आउट टू अ न्यू फ्लैट विद हर हस्बैंड कैलाश, और वह अपने पति कैलाश के साथ एक नए फ्लैट में, एक नई कॉलोनी में शिफ्ट होना चाहती थी और वह अपने सास ससुर के बारे में बहुत ही घृणा से बोलती थी। पोम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और उसे तर्क वितर्क, लॉजिक और प्रैक्टिकल चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उसने माया से बताया था कि नवंबर में उसके बेटा होने वाला है। जब माया ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हें बेटा ही होगा, तो उसने कहा, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा है कि यदि मैं हर वीरवार को बिरला टेम्पल जाऊंगी तो मुझे बेटा ही होगा, और उसकी सलाह मानकर मैं हर वीरवार को बिरला टेम्पल जाती हूँ। आज के दिन माया फाइंड्स हरसेल्फ अलोन, नो फ्रेंड्स, ओनली एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर। आज के दिन माया खुद को बहुत ही अकेला महसूस करती है। उसकी कोई भी मित्र उसके साथ नहीं है जिसके साथ वह अपने गम बांट सके। उसे केवल एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद आती है और वह अंदर से कांप जाती है। तो यहाँ दोस्तों पार्ट 2 का चैप्टर 2 ख़त्म होता है। इसके 7 चैप्टर्स हैं, तो इसके आगे आने वाले चैप्टर्स हम इसके अगली वॉल्यूम में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।